अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के तयन के हवाले से जो अज खुद नोटिस है उसकी समाअत की। आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वकील फारूक नाइक ने हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों का मुश्तरका बयान पढ़ते हुए कहा कि उन्हें 2 जजेस के बेंच में शामिल होने पर एतराज है। फारूक नाइक ने कहा कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला। जस्टिस जमाल बंदोखेल के नोट के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी अपने आप को बेंच से अलग कर लें। जस्टिस सतर मनीला ने दौरान समाअत रिमार्क किए कि क्यों ना यह मामला फुल कोर्ट में सुना जाए, जिस पर फारूक नाइक ने कहा कि वो भी दरखास्त करते हैं कि इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने मुश्तरका नोट में यह भी मुतालबा किया कि फेयर ट्रायल के लिए 2 जजेस का बेंच से अलग होना जरूरी है। शेख रशीद के वकील ने आज की समाअत में मरीम नवाज की तकरीर पर नोटिस लेने का मुतालबा भी किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को बाद में देखेंगे। इसके अलावा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी आज असेंबली में बात की और कहा कि यह जो मामला है यह फुल कोर्ट का मुतकाजी है। उन्होंने कहा कि माजी करीब में भी जजेस का नाम लेकर तनकीद की जाती रही। अदलिया खुद इन मामला को देखे। जब जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो आवाज उठाना हमारा हक है। ये मसला जो है 9 काबिल एहतराम जज साहिबान नहीं बल्कि फुल कोर्ट की का जो है मुतकाजी है। पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैठ के इस मसले का हल ढूंढे, हल तलाश करे। बेंच पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके किरदार के ऊपर बहुत बड़ा जो है हाशिया लग गया हुआ है, सवालिया निशान लग गया हुआ है। लेकिन अगर पूरा कोर्ट जो है उसके ऊपर बैठ जाता है, ये चीजें जो हुई हैं पिछले 8 महीने में, इनकी रीड्रेसल हो सकती है। अब दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ का कहना है कि हुकूमत अदलिया के साथ महाजराई के लिए तैयार हो गई है। मरीम नवाज बयानात के जरिए अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है और नून लीग अदलिया को ब्लैकमेल करना चाहती है। मरियम नवाज का ये ख्याल है और नून लीग का ये ख्याल है कि वो जुडिशरी को ब्लैकमेल कर सकते हैं और इस वक्त पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन को, पूरी आबादी को इस वक्त एक ब्लैकमेलर गवर्नमेंट का, एक ब्लैकमेलर माफिया का सामना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। कुछ लोग जिसमें कि मरियम नवाज शरीफ की बेटी, इस वक्त जो पूरा उन्होंने अटैक किया हुआ है अदालत उज़्मा, उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं जो उन्होंने कल की तकरीर में किया और कहा, क्योंकि जो ब्लैक कार्ड्स दिखाए गए ये सारा अरेंज था, पहले से प्लान था। क्या हुकूमत का इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा जायज है? नून लीग के अदालतों से शिकवे क्या दबाव में लाने के लिए या फिर वाकई इनमें कुछ मेरिट है? और क्या तहरीक इंसाफ को फुल कोर्ट बनाए जाने पर इस मामले में कोई एतराज है? एक तो प्रोग्राम में जो है वो इस पर बात होगी। दूसरा, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियां देने के बाद अदालतों से भी रुजू किया है। आज रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने गिरफ्तारियां पेश की। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा गिरफ्तार हैं उन्हें सूबे की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया गया है। अब तहरीक का इल्जाम है कि उनके साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा और उनके घर वालों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी मेडिसिन भी उन तक जो हैं वो 48 घंटे तक नहीं पहुंची। फैमिलीज को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। उनको खाना भी देने की सहूलत नहीं है, उनको कपड़े भी देने की सहूलत नहीं है। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। हम ये नहीं कह रहे आपने इनको कल रिहा करें, आज रिहा करें, लेकिन जेल मैनुअल में हकूक हैं सियासी कैदियों के, वो तो उनको दें। जो कारकुनान हैं उनको बैरक्स में बंद किया हुआ है, उनको क्रिमिनल्स के साथ रखा हुआ है, टेररिस्टों की तरह उनको बसों में डाल के दूर दराज इलाकों में भेजा गया। क्या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ वाकई नारवा सलूक किया जा रहा है गिरफ्तार रहनुमाओं के साथ? इस पर भी प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे, बहस में तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब। सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें आज की इस डिबेट में जो है वो ज्वाइन करें। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नून लीग का मौक़िफ़ भी जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन मौला बख्श चांडियो साहब मैं आपसे आगाज करना चाहता हूँ। चांडियो साहब, लग ऐसा रहा है कि हुकूमत को ये मामला अदालत के सुने जाने पर जो है वो
कोई हुकूमत इतनी खुश नहीं है। आज फारूक एच नायक साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि अज खुद नोटिस नहीं बनता था। क्यों हुकूमत इस मामले के अदालत में जाने से जो है वो या अज खुद नोटिस से खुश नहीं है? देखिए, हम घबराने की बात नहीं कर रहे। फारूक नायक साहब एक इंतहाई सीनियर वकील हैं, कानूनदान हैं, वो जानते हैं मामलात को। वो ऐसी बेजा बात नहीं करेंगे जो कानून के मुताबिक न हो और तनकीद में शुमार हो। ऐसा फारूक नायक साहब कभी भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है तो यकीनन उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। बात यह है कि मैं डरता भी हूं, मैं कमजोर सा सियासी कारकुन हूं, डरता। इस मुल्क में जब तक इदारे हुक्मरानी करने की ख्वाहिश नहीं छोड़ेंगे तब तक इस मुल्क का निजाम ठीक नहीं होगा। कभी एक इदारा, कभी दूसरा इदारा, कभी तीसरा इदारा। इदारे छोड़े, हुकूमतें, सियासी जमहूरियत, पार्लियामेंट, वो खुद अपने रास्ते तलाश करें। गलतियां करेंगे, अदलिया बैठी है, दूसरे इदारे मशवरे देने वाले बैठे, गलतियां करेंगे, ठीक करेंगे, लेकिन उनको छोड़े तो वो अपनी आजादी से काम करें। अगर वो कभी शेख रजीवी साहब की फरमाइश पर, कभी और किसी और की फरमाइश पे नोटिस लेते रहेंगे तो फिर निजाम तो नहीं चल सकेगा। हम कोई गलत बात कर ही नहीं रहे, सीधी बात कर रहे हैं। जो है तरीक़ेकार है उसके मुताबिक आए, इलेक्शन भी होगी, जरूर होगी, लेकिन आपकी फरमाइश पर क्यों? और ये जो मैं अभी पीटीआई के दोस्त की गुफ्तगू सुन रहा था, ये सारे मामलात पहले हो चुके हैं और ये जेल गए हैं, कोई शादी में तो नहीं गए, कोई वहां दावत तो नहीं हो रही जिसमें दावत में चले गए हैं। और ये कैसी जेल भरो तहरीक है? आज गए हो, सुबह को जमानत करवा रहे हो, ये भी कोई बात है? समझ में आती है किसी को? अजीबो गरीब तहरीक है। कायद आजाद है, कारकुनों को कहा है जेल जाओ, और वो बेल भी करवा रहे हैं और कह रहे हैं हमें खाने को हलवा नहीं दिया जा रहा है, लाहौर का नाश्ता नहीं दिया जा रहा है, रोटी। अरे भाई, अभी आपको चंद घंटे गुजरे गए हो, अभी से ही खाने का रोना, अभी कपड़े का रोना, अभी आपको आसाइशों का रोना, अभी थोड़ा इंतजार गए, वो जेल आए हो यारा, थोड़ा बर्दाश्त तो करो। जेल होता क्या है? हम सब मैं बैठा हूं आपके साथ। पीपल्स पार्टी के बच्चे कारकुन खवातीन, हमारी पंजाब की, पख्तूनख्वा की, सिंध की बहादुर खवातीन गई है जेलों में, क्या नारे लगाती रही है, बैठी रही। भाई, हमने गिरफ्तारियां दी है, अब जब तक मूवमेंट चलेगी तो होगी। ये आज आए, आज शाम सुबह को कह रहे हैं हम पर जुल्म हो गए, हमें जमानत दो। क्यों जमानत दे भाई? आप तो जेल भरने आए, पहले जेल भरो तो सही, हम देखिए आप कौन सी जेल भर रहे हो। अच्छा, आज भी तीसरा चौथा दिन है, बताएं। इस पे जरा आगे भी करनी है बात, लेकिन मुझे एक चीज जरा बताइएगा, क्या हुकूमत और अदलिया के दरमियान कोई महाजराई की कोई कैफियत है? और अगर है तो फिर ऐसा क्यों है, ये तासुर क्यों है? मुझे कह रहे हैं आप, मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आप ही से। हमारे अदलिया से कोई महादाराई नहीं है, मैं अदलिया से कोई महादाराई नहीं है। ये पीटीआई का अंदाज है सियासत का। वो इतने अंदाज से हर तरफ से बमबारी करती है, एक प्रोपेगेंडा का तूफान खड़ा कर देती है और एक फिजा बन जाती है कि ऐसा ही है। कोई हमारी महादाराई नहीं है। ये पार्टी इसका हक है, अगर किसी अदलिया के जज साहब पर, मोहतरम मुकर्रम मुंसिफ पर कोई एतराज आ जाए, शक व शुबात हो जाए उनके रवैये से या इनकी गलतफहमी से, तो उसको कह सकते हैं कि जनाब हमें शक है, हमें इंसाफ की सफाई के लिए, सच्चाई के लिए ये चीज। तो ये कोई गैर कानूनी चीज नहीं मांगी उन्होंने। अगर दो जज साहबान को मुकदमे से अलग होने की बात की है तो बात ये पूरा अरसा, वो हमारे बाजवा साहब तो चले गए, लेकिन 2-3 जज साहबान का रवैया देखे, वो भी बाजवा साहब से तो मुख्तलिफ नहीं है। वो हर फरमाइशी प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं। तो ये मुतासिर पार्टी का हक बनता है कि वो एतराज करे, इख्तिलाफ करे। इसमें कोई तौहीन नहीं है जज साहब की, इसमें कोई बेतमादी की बात नहीं है, कयामत आ गई है, तसादुम। कोई तसादुम नहीं हुआ। भुट्टो साहब का केस है, बीबी का केस है, बेगम नसरत भुट्टो साहब का केस, इनमें कई मिसालें पड़ी हैं। आज आए दिन सुप्रीम कोर्ट में ये कानून है, इसमें क्या कबाल से फसाद कहां से आ गया, कोई बहरान आ गया? कोई नहीं, कोई तसादुम नहीं है। जज साहबान ने और जो गिले शिकवे हैं, जी
और अब्बास साहब, ये जो गिले शिकवे हैं मुस्लिम लीग नून के और ये हुकूमत इत्तेहाद ने जो आज, क्योंकि मैटर सब जुडिस कोर्ट के मैरे उस बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये सियासी सवाल है कि पीडीएम जमातों ने जो आज नोट दिया है अदालत के अंदर, ये क्यों तहफुजात है उनके बेंच के हवाले से, आपको क्या लगता है? रहमान भाई, पिछले 10 महीने को थोड़ा सा अगले 2-2.5 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो आखिरी इंटरेक्शन अदलिया के साथ हुआ, जो पहला इंटरेक्शन इस पूरे मरहले में हुआ था, वो हुआ था 10 अप्रैल की रात को। 10 अप्रैल की रात को 12 बजे अदालतें खुली। यही जस्टिस बंदियाल साहब उस वक्त मौजूद थे। हमारे खिलाफ फैसला आया कि जी जो खान साहब ने उस वक्त जो असेंबली तोड़ने के हवाले से जो एक एडवाइस जारी की थी प्रेसिडेंट पाकिस्तान को, उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया। अगले दिन शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बन दिया। आप इस 10 महीने में कभी इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट दिखा दें जब कभी उन्होंने जस्टिस बंदियाल का या किसी और जुडिशरी किसी जज का नाम जबान से लिया। हमारा हमेशा ये रहा कि जी रात को 12 बजे अदालतें खुली थी। ऐसा कौन सा इंसाफ था जो रात को 12 बजे? इससे बढ़कर कभी हमने कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। फिर आप खान साहब की एक स्टेटमेंट याद है, जब शहबाज गिल को उठाया गया था तो लाहौर की एक जज साहिबा थी, उनके वाले से खान साहब की एक स्टेटमेंट आई थी। खान साहब को पता नहीं था कि वो जो जज साहबा है वो मजिस्ट्रेट है या एडिशनल सेशन जज है। तो उन्होंने कहा था क्योंकि एक दफा उनको जुडिशियल शहबाज गिल को कर दिया था और उसकी जमानत हो सकती थी और ये पता था कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, तो खान साहब ने उसके ऊपर नाम लिया कि एक शख्स की तशद्दुद की वजह से जुडिशियल रिमांड को कैंसिल करके दोबारा उसको दे दिया आपने पुलिस के हवाले ताकि तशद्दुद। उन्होंने उनका एक दफा एतराज कर दिया कि जो फलानी मजिस्ट्रेट। खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 महीने तक माफी मांगते रह गए, आखिर बड़ी मुश्किल से नाइली से बचे। अब आप फारूक नाइक साहब का बयान देखें कि आज बड़े तरीके से गुड कॉप आता है और वो कहता है जी हमें फलाने 2 जज के ऊपर एतराज है। लेकिन आप कल मरियम की स्टेटमेंट देखें, मरियम नवाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दी उसमें ना सिर्फ उन 2 जजेस का नाम लिया बल्कि उनके साथ पुराने 3 जजेस का नाम लिया। अब अगर यही स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दी होती तो खान साहब क्या पूरी तहरीक इंसाफ नहल हो चुकी हो सकी, हम सारे तहरीक इंसाफ सियासत से बाहर हो चुके होते, लेकिन कोई नहीं। और दूसरी बात ये, आपने आज तक कौन से इदारे को माफ किया? आप गुजरावाला की तकरीर से मरियम नवाज शरीफ की शुरू करें, जब बाजवा को सबसे पहले जिसने गाली दी थी इन्होंने दी थी। कल जनरल फैज से कर्म करती और 3 जजेस तक आज पहुंची और सर्विंग जजेस। आप अगर इस वक्त अदलिया को इस कदर मतलब एक वो कहते हैं ना क्रिटिसाइज करके इस कदर कंट्रोवर्शियल बना देंगे, पाकिस्तान में कभी इंसाफ नहीं हो सकेगा। मैं एकदम खान साहब को कहता हूं और मौलाना बख्श चांडिया साहब, मैं आपसे माफी मांग के, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैंने खान साहब को कहा था, मैं कहा सर हमारा दुश्मनी इतना कम ज़र्फ है कि हमारी हर स्ट्रैटेजी हिसाब से नहीं चल सकती, आपको कभी उनके लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। यानी कि आज अदलिया के सिटिंग 2 जजेस को आपने कहा कि तो मतलब फारूक नाइक साहब ने जो किया ये तरीका था परफेक्ट, लेकिन जो कल बीबी ने किया इसके बाद तो अदलिया में वो 2 लोग, और मैं समझता हूं कि अगर ये बताइए फोटो नहीं लेती और मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, आई अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन देन जी। अच्छा, मगर फुल कोर्ट बनाने पर कोई एतराज हो सकता है? लेट्स से अगर उनके बिल हमें देखिए रहमान भाई कोई एतराज नहीं, अदालत ने करना है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि फुल कोर्ट इसके ऊपर बना दें, क्योंकि आज ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह मुतालबा किया है कि आप इस पर फुल कोर्ट बना दें, इन मामलों को सुने। मैंने कहा रहमान भाई आप फुल कोर्ट बना दें, सारा पाकिस्तान के तमाम जजों को इकट्ठा बना दे और कहें जी कि ये जो इमरान खान साहब ने 2 असेंबलियां तोड़ी हैं, इनका क्या इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर एक मजिस्ट्रेट फैसला कर सकता है, इसके लिए इतनी बड़ी को अदलिया की जरूरत नहीं है, आप जिसके लिए दिल लें। लेकिन इस तरीके से सिटिंग जजेस के कपड़े उतारना, इस तरह की गुफ्तगू करना, यानी कि आप पैगाम क्या देना चाहते हैं कि आपसे कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आपसे बच सके, ना लोगों की इज्जत आपसे बच सकेगी, ना इदारे बच सकते हैं, ना जज बचेंगे, ना फौज बचेगी, कोई इदारा इनसे नहीं बच सकता। एक हुक्मरानी के लिए, एक दिन की हुकूमत के लिए ये किसी के भी कपड़े उतार सकते हैं। हमें यकीन करें, आप पूरा फुल दीजिएगा फैसला तो बड़ा सिंपल था। ठीक ठीक है, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जान लो। ये मोहम्मद जुबैर साहब तर्जुमान भी हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, साबिक़ सिंध रह चुके हैं, वो इस वक्त साथ मौजूद है। जुबैर साहब थैंक यू सो मच। जुबैर साहब, बड़ी तनकीद हो रही है, मरीम नवाज ने जो तकरीर की उसको लेकर भी तहरीक इंसाफ का ये कहना है, क्या वाकई नून लीग ने अदलिया के साथ कोई महाज खोल लिया है? महाज नहीं खोल लिया। देखें पाकिस्तान, अब मरियम नवाज तो कोई स्विट्जरलैंड या यूके में तो नहीं रह रही कि एक कोई बैकग्राउंड होता है और उस बैकग्राउंड की वजह से आपकी सियासत उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में जाती है। पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से
कोई भी पाकिस्तान में क्लेम नहीं कर सकता, अदलिया के फॉर्मर जजेस नहीं क्लेम कर सकते, या इवन सिटिंग जजेस नहीं ये क्लेम कर सकते ये बड़ी शानदार तारीख। अदलिया की तारीख इतनी खराब रही है, और चाहे वो पीछे चले जाए सन 50 की दहाई में मौलवी तमीजुद्दीन का केस हो, या अयूब खान का मार्शल को जस्टिफाई करना हो, या जो दूसरे भी केसेस हैं आपको पता है, और खासतौर पर पिछले 5-6 साल में पनामा केस जिस तरह से उसको हैंडल किया गया, जिस तरह से उस पर फैसला सुनाया गया, अच्छा। अभी इतने तो। और दूसरी बात यह है कि हम ये पहले थोड़े हल्के अंदाज में बात करते थे कि कुछ जज हैं जिनको तकरीबन पिछले 5 साल में हर पीएमएलएन का पॉलिटिकल केस होता है तो वो बैठे पे होते हैं। अच्छा, तो कोई लिमिट होती है भाई, 15 मेंबर्स हैं जजेस के, वो एक जज जिसको आपने मॉनिटरिंग जज बनाया था, अभी मॉनिटरिंग जज अगर आप, वो फैसला दे चुका था नवाज शरीफ के खिलाफ, और उसको बिठा दिया सेशन जज के ऊपर, मतलब आप खुद बताएं कि वो फिर सेशन जज जो है वो क्या पंगा ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज से, जो फैसला अपना दे चुका है, जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो तो एक ही तरफ जाना था, नवाज शरीफ के खिलाफ जाना था। तो बात ये है कि या तो आप फिर फैसला कर लेंगे पूरी कौम कि जी हम चुप रहेंगे, जुबान बंद रखेंगे, अच्छा, तो फिर उसका इजहार भी होता है, और उसका इजहार फिर भरपूर भी होता है उसका। दूसरी बात ये कि उससे पहले मरियम नवाज ने तो कल तकरीर की है ना, उससे पहले ये कह चुकी थी, बार काउंसिल्स कह चुकी थी कि फलाने जज को नहीं बैठना चाहिए। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी जज पर इतराज करते हैं कि जज साहब आप 10 साल पहले ये जिसके साथ मेरा केस लगा हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो खुद हट जाते हैं। अच्छा, आपको बाय दफे आपको सिर्फ ऑर्डर रखना होता है उनकी टेबल पर, और वो पढ़ते हैं और लेकिन जुबैर साहब आज फुल कोर्ट का तो मुतालबा आपका किया, लेकिन आप लोग क्योंकि पनामा का आपने भी वाला दिया, ख्वाजा आसिफ ने भी आज आर्टिकल 63A की बात की कि आईनी बहरान उस वजह से रिव्यू अगर आप लोग चाहते हैं इन केसेस का, तो किस तरह से इनका रिव्यू चाहते हैं? लेकिन बड़ा सिंपल है, अगर आपने एक लार्जर बेंच बनाया था 9 मेंबर का, हाँ। तो सीनियर मोस्ट 9 मेंबर्स होते। अच्छा, या तो ये ना कि जी इसमें वो जो सीनियर कोई जज है वो इसलिए नहीं है कि उनका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिकल केसेस का, कोई एक्सप्लेन कर दे भाई, रजिस्ट्रार एक कौम की रहनुमाई कर दे कि जी किस सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो हम ये कह रहे हैं, हम ये वो कोई, मैं अभी सुन रहा था किसी को टीवी पर, वो कह रहा था कि जी आपने एक ऑडियो सुना, उसकी अभी फोरेंसिक नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं वो जज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फोरेंसिक नहीं हुई है, बिल्कुल उसके खिलाफ कुछ कंफर्म नहीं हुआ। मैंने तो आपको एग्जांपल दिया, दुनिया भर में आप छोटा सा इशारा करते हैं कि जी मेरे हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो हट जाते हैं। ये थोड़ा होता है कि पहले वो बेंच कहते हैं कि आप प्रूव करें, फोरेंसिक करवाएं, पूरा केस चलेगा, जब तक ये प्रूव नहीं हो, ये तो कहीं होता ही नहीं भाई। अब हम क्या एग्जांपल्स कायम कर रहे हैं? हम इंसाफ के लिए कोर्ट गए हैं, और इंसाफ के तकाजे जिसने सबसे ज्यादा पूरे लेकिन करने मुझे तो उसका तो ठीक है, राइट, मुझे ये बताइएगा कि नून लीग को इस मामले के सुने जाने पर कोई एतराज है? इस मामले के, ये इंतखाबात की तारीख वाला जो मामला है, इसके अदालत में खुद नोटिस पर? नहीं, अदालत पर तो कोई भी जा सकता है, अदालत पर जा सकते थे, और जब चीफ जस्टिस के पास हमारे कानून के मुताबिक सूख लेने का इख्तियार है, बावजूद इसके कि हमें पता है कि साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी के जमाने में उसको इतना मिसयूज किया गया था, लेकिन अभी है तो वो ले सकते थे। लेकिन वो सूमो तो ले रहे हैं उन 2 जजेस, वो वहां सीसीपीओ का केस लगा हुआ डोगर साहब का, और वहां से उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन डेट के लिए। अब एक सिंपल सी बात थी, बहुत छोटी सी सिंपल सी बात थी कि जी इलेक्शन की डेट 90 दिन के अंदर किसने अनाउंस करनी है? गवर्नर, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना कि गवर्नर ने करनी है, इलेक्शन कमीशन ने करनी है, प्रेसिडेंट ने करनी है, किसने करनी है? और अब मेरे से आप पूछेंगे तो मैंने तो पहले ही कहा था, ये तो कंट्रोवर्सी अभी खुद सुप्रीम कोर्ट की वजह से बढ़ गई है। अदरवाइज तो अगर आप मेरे से पूछे आज से 2 हफ्ते पहले, 2.5 हफ्ते पहले आसमा शिराजी के प्रोग्राम में या 1-2 और प्रोग्राम में मैंने कहा था, हम 90 दिन का तो मतलब मेरे जहन में 90 दिन नहीं होता है कि जी इलेक्शन होने। अब उसमें एक कंट्रोवर्सी आ गई कि जी डेट कौन अनाउंस करेगा। अब डेट कौन अनाउंस करेगा तो पता चल रहा है कि जी इतनी चीजें आ गई। फिर जाहिर सी बात है जजेस के पास जब जाएंगे तो कुछ जजेस ने इस पर भी एतराज किया कि ये तो पहले ये भी फैसला करना चाहिए कि वो जो डिसॉल्व की गई थी असेंबली
वो भी ठीक हुई थी या नहीं हुई थी, बिकॉज हमें पता है परवेज इलाही साहब आपको लगता है ये भी वो तमाम सवालात हैं जिन पर जो है वो बार बार राइट। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब। रानी साहब, ये आर्टिकल 63 वाला जो मामला है, मैं इस पर आपकी राय चाहूंगा कि आज ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आईनी बहरान ये आर्टिकल 63 की तशरीह वाले फैसले की वजह से भी है। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मौला बख्श चांडियो साहब, ये नून लीग की तरफ से पनामा का हवाला दिया जा रहा है, आर्टिकल 63A का हवाला दिया जा रहा है। आपके ख्याल में ये जो आईनी बहरान है और ये बार बार अदालतों में जाना पड़ा है, ये क्यों जाना पड़ा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं बहुत बार कह चुका हूं कि जब इदारे दूसरे इदारों की हुदूद में दाखिल नहीं होंगे या मखसूस इदारे के मखसूस लोगों को हुक्मरानी करने का शौक नहीं होगा और अपने ही हवालों से सारे मामला हुकूमत के चलाने का इरादा नहीं होगा, तो ये मामला नहीं उठेगा। लेकिन यहां बदकिस्मती से उठा है। मैं अब तफसील में नहीं जाता, पूरा पाकिस्तान जानता है। आप पार्टी अदलिया के हवाले से पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने तो जख्म बर्दाश्त किए हुए हैं। जुल्फकार अली भुट्टो को तो स्पेशल उनका कटहरा बनवाया गया। आपको पता है लाहौर के चीफ जस्टिस ने क्या कहा जुल्फकार अली भुट्टो को कि आप जिस इलाके में रहते हो वहां मेरा कोई दोस्त नहीं रहता है। आप क्या समझते हैं, आती है कोई बात ध्यान में, इस अंदाज से बात की जाए? अनवारुल हक ने जो कुछ किया वो कोई आपसे ढका छुपा तो नहीं है। मैं पुरानी नहीं स्टोरियां बता रहा हूं आइन को तोड़ने और बरोड़ने की, ये आपके दौर की जिनके हवाले आप दे रहे हो, और वो सब लोग जिंदा हैं जो इसमें पार्टी थे। अब अगर जज साहबान पर अगर कहा जाए कि जनाब हमें लगता है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो इसमें क्या कबात है? लेकिन हमने फिर भुट्टो साहब के इसमें ऐसा भी नहीं किया, ना हमें करने दिया गया। वहां जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और फिर अल्लाह ने भी नहीं छोड़ा, मौलवी मुश्ताक को शहद की मक्खियां खाती रही। सच्ची बात तो ये है, इंसाफ तो अल्लाह ने कर दिया। फिर आप देखिए चौधरी साहब, वो हमारे जस्टिस साहब थे, उन्होंने कहा हमने भुट्टो को फांसी दी ज़ियाउल हक के हुक्म पर। आप समझते हो उस जज साहबान को, सद साहब को इस कहने के बाद भी उनको देखा गया, बिठाया गया। मैं तो कहता अगर मैं जस्टिस होता तो सुप्रीम कोर्ट को सिटिंग करवाता, बिठाता कि जनाब इन पे तो करें मजम्मत करें, इनकी करारदाद पास। कुछ तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। आप अगर नवाज शरीफ के हवाले देकर अभी हमें पकड़ोगे और इनकी क़यादत को पकड़ोगे तो वो तो शिकायत करेंगे। इसमें क्या कबाहत है अगर वो बात कर रहे हैं तो? अच्छा, आपने रेफरेंस दाखिल किए अच्छे अच्छे जजों पर, आप फिर भी अच्छे हैं, फिर आप फिर भी तसादुम नहीं कर रहे। हम सिर्फ कानून के हदूद में कहते हैं जनाब ये मामला है, तो इसमें तसादुम कहां से आ गया है? अपने इदारों के लोगों से इंसाफ मांगना तसादुम तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं अदालती ऐवानों से ओन अब्बास साहब, एक और खबर कल आई, जस्टिस काजी फायज ईसा ने वो जो साइफर के हवाले से दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया कि उस पर कमीशन बनाया जाए। क्या तहरीक इंसाफ अब भी चाहेगी कि साइफर के मामले पर तहकीकात हो? देखिए, हकीकत को तो कौम के सामने लाने में कोई हर्ज कोई नहीं। मतलब पाकिस्तान क्या, मतलब दुनिया में एक मिसाल होती है कि 40 साल पहले भी अगर कोई वक़ुआ हुआ हो तो अगर उस वक्त की अदलिया या उस वक्त किसी एग्जीक्यूटिव ने उसके ऊपर कोई वो ना किया हो, इन्वेस्टिगेट ना किया हो, तो 40 साल बाद भी उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और अगर कोई सजा में मुर्तकब पाया जाए तो उसको सजा दी जाती है। मतलब पिछले दिनों शायद आपको याद हो कि एक हैवी वेट लिफ्टर था अमेरिका में, उस पर 40 साल बाद अचानक सजा कर दी कि शायद बचपन में किसी इन्वॉल्व रहा था। तो ये होता रहता है। साइफर एक ऐसा मामला है जिसमें कौम के सामने हकीकत आनी चाहिए। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर जस्टिस फाइज साहब नहीं समझते और वो किसी कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं या समझते बनना चाहिए तो इसमें हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन कौम को पता लगना जरूर चाहिए कि जिस बुनियाद के ऊपर ये सारी रेजीम चेंज का इंस्टिगेट किया गया था, जहां से सारी इंस्टिगेट होकर स्टार्ट हुई थी, आखिर जिसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है, उसका सिरा जिस जगह पे है उसका थोड़ा सा मैं इस वजह से पूछ रहा था कि क्या उस पर तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली तो नहीं आ गई साइफर वाले मामले के ऊपर? देखिए, अगर आप समझते हैं कि इस वक्त कौम किसी भी
नहीं, किसी भी हवाले से कोई तब्दीली नहीं आई। मैं फिर कह रहा हूं, आज जिस तरीके से एक कौम एक तकलीफ में है, जिस अजीरन हमारी जिंदगी जो कर दी गई है, आज यकीन जानिए अगर आप इसका सिरा, वो कहते हैं ना कि अब सारे स्टेप्स को जितने भी है ना उनको पीछे बैकवर्ड चलना शुरू करें, तो आप इसका सिरा जाके साइफर पे ही ढूंढेंगे। अगर ये साइफर ना आता, उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ना गिराई जाती, चलते ये 10 महीने बाद मौलाना चाइनीज साहब शरीफ आदमी है, सफेद पोश मेरी का मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते, अगर आज यकीन करें हम जैसे लोगों की जिंदगी वजीरन हो चुकी है, जिस बंदे की तनख्वाह 30,000 थी पिछले साल, आज वो 20,000 प्रैक्टिकली उसकी परचेजिंग पावर रह चुकी है। सिरा कहीं ना कहीं ढूंढना है, कौम को पता जरूर लगे वो था क्या, आखिर क्यों एक इस तरह के सेक्रेटरी ने इस तरह का मैसेज किसी को कन्वे किया, और जिसको मैसेज कन्वे किया वो कौन लोग थे, आखिर किसको वो मैसेज कन्वे करना जा रहा, जिसके बाद जो जो वो कह रहा था वो एग्जीक्यूशन जो हुई थी, कहीं ना कहीं पे वो खून तो तलाश करने में हमें मतलब इतना तो हक हमें दे ही दे, बाकी इश्क शोई होती नहीं, वो बात की बात है। लेकिन मैं वो जेल भरो वाली बात के ऊपर थोड़ा जेल भरो तहरीक पर मुझे दे दे, मैं जरा ब्रेक के बाद आ रहा हूं, जेल भरो तहरीक पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और नवाज साहब, हुकूमत को यह लग रहा है कि आपकी जेल भरो तहरीक नाकाम हो गई है, क्यों हुकूमत को ऐसा लग रहा है? अच्छा, मैं ना थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे। तहरीक कैसे नाकाम होगी? पाकिस्तान की तारीख में अगर इस तरह की तहरीक आपने रहमान भाई कभी देखी हो तो आप अपनी लिविंग हिस्ट्री में बता दें, जिसमें रजाकाराना तौर पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एक जस्ट कॉज के लिए, यानी कि कौन सा मकसद है कि पाकिस्तान पे जो 90 दिन में इलेक्शन सूबाई असेंबली के होने चाहिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए पार्टी के सबसे सीनियर लीडर्स अपने पार्टी के कारकुनों के तौर पर जाके गिरफ्तारी दे दें। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि हमारा पाला ही किसी कम ज़र्फ पे पड़ा। अब देखे जुल्म, देखे गिरफ्तार कर लिया आपने शाहमूद कुरैशी और असद उमर को, ठीक है गिरफ्तार कर रहे, हम खुद गिरफ्तारी थे, आप उनको कोट लखपत में रात को लेके गए। अब मैं सिर्फ आपको कहानी सुना, इन्होंने किया क्या, इन्होंने सारी रात पूरे के पूरे जितने भी इनके पास कोई 80-85 कारकुन, उनको रात को सोने नहीं दिया, किसी को सोने नहीं दिया। शाहमूद और असद उमर दोनों गैलरी में जमीन के ऊपर बैठे रह गए। सुबह 8 बजे 10 गाड़ियों में अलग-अलग बंद किया, सिवाय शाहमूद के अलावा, क्योंकि वो जनूबी पंजाब से था, उनको अटक ले गए। बाकी तमाम लोग क्योंकि अपर पंजाब से, उनको जनूबी पंजाब में ले आए। असद उमर बमाए 30 लोगों के 10 घंटे का सफर, सुबह 9 बजे सफर शुरू हुआ। मैं खुद कल रात को राजनपुर शाम को 8:30 बजे पहुंचा, 8:30 बजे असद उमर 11 घंटे का सफर करके, आपको पता है लाहौर से मोटरवे राजनपुर तक डायरेक्ट जाती है, जाहिर पीर इंटरचेंज से गुजरे 1 घंटा आगे मोटरवे से आगे राजनपुर आ जाता है। ये उनको मुल्तान रोड से 11.5 घंटे में लेके आए, जान की पुरानी रोड जो टूटी हुई है उसको लेके वहां पहुंचे। रास्ते में कोई ब्रेक नहीं लगाई, वॉशरूम रास्ते में नहीं जाने दिया, खुद रास्ते में 3 दफा गाड़ी को रोका, खाना खाया, सब मुलाजमीन है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, प्रिजन वैन वाले खाना खाया, वहां पे चाय पी, सिगरेट पीते रह गए, बाहर से हंसी और मजाक उड़ाते रह गए। उनमें से 2 बच्चों को, वो जो लोग थे उनको शुगर के मरीज थे, उन्होंने कहा सिर्फ 2 मिनट के वॉशरूम, कहता है इजाजत नहीं है, ताले की चाबी राजनपुर में गई पड़ी है। जब रात को 9:30 आया तो मैंने जाके मैं कहा कि असद उमर को रात को उनको प्रॉब्लम, उनकी दवाइयां लेके आओ, कहती थी जेल मैनुअल में दवाई बाहर से नहीं आ सकती, क्या पता कोई खुदकुशी कर ले, कोई दवाई नहीं थी। सारी रात उनको काल कोठड़ी में बंदा किया, जो बैरक्स थी वो मौत वाली कोठड़ी थी जिसमें असद उमर को रखा गया। 25 लोगों को एक कोठड़ी में लदा रखा। रात को खाने में अगर मैं सिर्फ ये बता दूं, वो कहते हैं अचार और रोटी थी, कोई हर्ज नहीं, हमारा सिर्फ रिक्वेस्ट ये, और सुबह 5 मिनट उठा के हाजिरी शुरू करा दी। आप ये जुल्म कर ले, हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट है। आप एक रहमान भाई, इशू जुल्म का नहीं है, इशू जुल्म का है ही नहीं, आप जो दिल में कर रहे, लेकिन एक सियासी कैदी की मराहत होती है। आप हमें जेल में बंद करना बंद करें, आप तो खुद जाएं, लेकिन आप हमें दवाई भी ना दें, आप 11 घंटे ट्रकों पे भी रो लें, आप खाना ना दे, आप दवाई ना दे, आप कपड़े ना दे, सारी रात जगह ही रखें। ओ भाई, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हम एक कॉज के लिए आए हैं। वलीद इकबाल लिया में बंद है, मुराद राज डेरा गाजी खां में बंद है, अज़म स्वाति रेंजर खां में बंद है, शाहमूद कुरैशी अटक में बंद। ये कौन सा जुल्म है भाई? ये कौन से बड़े अफगानिस्तान से दहशतगर्द आ गए कि आप उनको बर्बादी खड़े, फिर कहते हैं कि जमानत, कोई जमानत सिर्फ मांगते हैं, उनकी तबीयत की हाल चांडियो साहब से। चांडियो साहब, ये ऐसा क्यों हो रहा है तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं के साथ? भाई, पहली बात तो मैं सियासी कारकुन हूं, और किसी भी सियासी कारकुन के साथ गैर इंसानी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी, गैर अखलाकी रवैया रवा रखा गया है
तो मैं उसकी मजम्मत करता हूं, मैं उसका हामी नहीं हूं। लेकिन जो और बात कर रहे हैं ये अनोखी बातें नहीं हैं, क्योंकि आप सियासत में थे नहीं, आप अभी आए हो और फरमाइशी प्रोग्राम पे आए हो, पर्चियों पे आपको अख्तियारात दिए गए, तो आपकी तो बात है ना, आपको पता ही नहीं है सियासी लोगों से होता क्या है। ये तो शरीफ हुकूमत है, ये जो आप बातें कर रहे हो ना, ये कोई हुकूमत इतनी रियायत नहीं देती। आप कोई शादियों में आए हैं, आप जेल जा रहे हो, आप जेल के लिए हिम्मत तो आओ, अब जेल पहुंचे ही नहीं हो, जेल की मुराद और जेल के मैनुअल, ऐसा होता है क्या? हमसे पूछे, हम सब जेल होकर आए। एक कह रहा था वो हमारे घर पे पुलिस बगैर इतला के आ गई। बाबा मेरी मां के गोद से बच्चा खींचा पुलिस ने, फौज को रहम आ गया, उन्होंने कहा जनाब ये बच्चा, ऐसे जो बोला ये बच्चा मर जाएगा, इस अंदाज से मां की गोद से छीना है। आपको क्या पता, बेगम साहबा को स्टेडियम में कजाफी में लाठियां लगी, वो सियासी नहीं थी। आप सियासतदान हैं, आसमान से उतरे हैं, आपके साथ कानून वाली कार्रवाई नहीं होगी। आप जनरलों को रस्तों पे गालियां दे रहे हैं, आपके साथ कोई ना पूछे। आप अदलिया को जिस अंदाज से कर रहे हो, आप जो पार्लियामेंट के साथ जो कर रहे हो, आपसे कोई ना पूछे। जेल जाओगे, चैलेंज देकर तो जेल गए हो, वो जी खेलेंगे करेंगे, राना सनावला करके देखे। अभी तो राना सनावला ने काम को एक ही दिन गुजरा है, आप तो अभी मरसिए गाने लगे हैं, आपने मातम करना शुरू कर दिया है। थोड़ा इंतजार करो भाई, वो इंतजार करो, अभी तो होगा। अगर आपने यही रास्ता अपनाया हुआ है तो फिर तो जरूर होगा। लेकिन हम इस बात के हामी नहीं है कि कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम हो, लेकिन जो आप कर गए हो, जिस रास्ते पे चलने के लिए हो, उस पर तो ऐसा होगा। आप हैरत हो, मियां वाली जेल चले गए, हैदराबाद से इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम शख्सियात रात के बीच में इंतहाई सख्त तरीन जेल है मच जेल, वहां पर मखदूम खलीकुज़्ज़मा तालमौला साहब के बेटे गुलाम मुस्तफा जतोई के भाई, अयाज सुमरो साहब हमारे, मंजूर वसान साहब, मैं कितने नाम बताऊं आपको। ऐसे घंटों में आप उन्होंने मच जेल पहुंचा दिया। फिर क्या हुआ? हमने घोड़ा तो नहीं की, हमने कोई मातम तो नहीं किया कि जनाब हाँ भाई अगर हुकूमत के खिलाफ आए हैं, हुकूमत भी अपना काम करेगी, हमें अपना काम करना चाहिए। अभी राना सनावला ने तो काम किया ही नहीं है, ये हुकूमत बड़े शरीफ लोगों की है, उन्होंने ऐसे कोई इकदाम नहीं किए। लेकिन आपने पहले से इतनी वावेला शुरू की है कि आप बच जाएंगे नहीं। अगर यही रास्ता है, यही इंतशार फैलाना है, यही अफरा तफरी करनी है, यही कानून की मजाक उड़ानी है, यही कानूनी इदारों को तबाह करना है, तो आपके खिलाफ तो बातें और भी बनेगी। ठीक है, मैं जरा एक ब्रेक पर सेनेटर साहब सुन ले जरा, और भाई सुन ले, जरा ब्रेक के बाद कर ले, सुन ले। अगर मैं ब्रेक के बाद आपके पास ही आ जाता हूं, आपके पास ही आता हूं, एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त का मैं जरा बहस को समेटना है। चांडिल साहब आप बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ की जो जेल भरो तहरीक है उसके हवाले से, और किस तरह से यहां पर क्या कुछ होता रहा है और अब क्या होगा, तो बात पूरी कर लीजिए जी। रहमान भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस तहरीक से पहले भी पीटीआई ने एक तहरीक चलाई, उसका सबसे बड़ा जो उन्होंने शोर दिखाया था वो डी चौक में दिखाया था। वो धरना था और कई मुद्दत का धरना था, बड़े सदियों का धरना था, मानते हैं, लेकिन था क्या, कारकुनान सारा दिन घूमते फिरते थे इस्लामाबाद में। कायद जो था तहरीक का वो आलीशान घर में रह रहा था, कोई डी चौक में नहीं था। शाम होते ही सारे वापस आ जाते और तकरीर करते, म्यूजिक चलाते। लेकिन धरना ऐसा किस तारीख में हुआ है कि है धरना लेकिन लीडर घर चला जाएगा, कारकुन घर चले जाएंगे, ऐसे धरना होता है। अभी जेल भर होता है, ये क्या है, ऐसे जेल भर। एमआरडी की तहरीक, पीपुल्स पार्टी की तहरीक 2 बार 86 वाली, जैसे ही फैसला हुआ जेल भरने का, एक ही दिन में जेल भर गए। ये क्या हुआ, जेल भरो तहरीक आज यहां जाएगी, परसों जेल भरो। अभी हम भी सियासी कारकुन है यार रहमान, खुदा की कसम, ऐसा कोई हमने डी चौक वाला धरना देखा न, ऐसा कोई। और अब्बास साहब से मुझे फाइनल कमेंट बताइएगा, ये लोग आपके ठीक है, और अब्बास साहब लोग आपके जेल चले गए, इससे इंतखाबात किस तरह से होंगे, क्या फायदा होगा तहरीक इंसाफ को, ये जेल अगर वो चाह भी रही है जेलें भरने का और गिरफ्तारियां देने का?
एक तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ये जो हमने हाई कोर्ट वगैरह में कहना आप जो कह रहे हैं, इसमें हमने किसी जगह पे कोई जमानत अप्लाई कोई नहीं की, बेल एप्लीकेशन एक भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमसे बेजा की दरखास्तें हैं और उनकी वेलबींग की है। अगर चांडिया साहब एज अ पॉलिटिकल वर्क इसको जस्टिफाई करते हैं कि 11 घंटे बगैर गाड़ी रोके सफर कराना, तो इंसाफ इनका। अगर ये समझते हैं कि काल कोठड़ी में सारी रात सर्दी की रात में बगैर किसी कंबल पे जमीन के ऊपर फर्श के ऊपर किसी लीडरों को लिटाना इसमें जस्टिफाई करते हैं, तो इंसाफ इनका। बगैर खाने के सारी रात जगाना, इंसाफ परफेक्टली फाइन। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मैं तो कहता हूं कि हमारा दुश्मन तो जैसा भी है, हम जर्फ वाले, हम इनसे इंतकाम कभी भी लेंगे। हमारा इंतकाम होगा अवाम के वोट से। और याद रखिएगा, ये सारी चीजें अवाम रजिस्टर कर रही है। हमारा जो एक मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। उस इलेक्शन के लिए हमने सोचा कि ये सबसे बेहतरीन कॉज है जिसमें किसी जगह पे कोई कानून को हाथ में लेना था। यकीन जानिए रहमान भाई, जेल जाना कोई नहीं जाना चाहता, अपने बच्चों को छोड़ के अपने कारोबार जिंदगी कोई नहीं जाना चाहता। हर बंदा इस वक्त फाइनेंशियल डिस्टर्ब है, लेकिन क्यों? हम समझते हैं कि हमारी तहरीक की वजह से शायद हमारी तहरीक की वजह से इलेक्शन हो, शायद उस इलेक्शन के दिन एक इलेक्टेड और लोगों की जो परेशानी है उसमें थोड़ी कमी आ सके। जी चलें, बहुत शुक्रिया। और अब्बास साहब, सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।